हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। कल से हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया यूपी को लेकर। आज इसके अंतर्गत हम लोग वैदिक संस्कृति देखेंगे, हिस्ट्री सेकेंड क्लास में। और ये जो वैदिक संस्कृति है बच्चों, ये सिर्फ यूपी पैट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या ये जो क्लास हो रहा है वैदिक संस्कृति का, ये पैट के अलावा जहां जहां वैदिक संस्कृति का क्वेश्चन आता है हर जगह यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप उठा के देख लीजिए, एसएससी का क्वेश्चन लो, या आपको यूपी पीसीएस का होता है, कहीं का भी क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक संस्कृति में आज जो बताया जाएगा उसी से प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग ये जो हमारा सेशन है ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे वैदिक संस्कृति आता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल जैसे मैंने बताया था, हमारा क्लास का तरीका क्या होगा। तरीका है, पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आप लोग वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति क्या है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल सब कुछ जान ले। फिर उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सेशन। देखिए, वैदिक संस्कृति जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का ये संस्कृति है। इसके बारे में हमें जानकारी वेदों से मिला है। ठीक है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। देखिए, स्लाइड में जितना भी चीज लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि मैं हर चीज रिपीट करूं। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, उसे मैं बताऊंगा भी, लेकिन आप लोग जितना भी चीज लिखा गया सबको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं सारा चीज रिपीट करूं तो लगभग क्लास जो है 1.5 से 2 घंटा में होगा, तो आप लोग का समय बहुत प्रीसियस है। इसीलिए मैं उसी चीज को बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जिसे समझने में आप लोगों को दिक्कत हो। लेकिन आप लोग को एक चीज मैं बता दूंगा, आप लोग अगर चाहते हैं वैदिक संस्कृति को बहुत अच्छे से समझने के लिए, तो आप लोग जितना भी शब्द स्लाइड में लिखा हुआ है उस सबको आप लोग अच्छे से पढ़ें। अब वैदिक संस्कृति क्या है ये समझ लिए। वैदिक संस्कृति दो तरह, एक ऋग्वैदिक काल है, एक है उत्तर वैदिक काल। पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल देखते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल देखेंगे। ऋग्वैदिक काल, इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का समय काल है। और यह मूलतः ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, अपने आप में बहुत ही ये आश्चर्य की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद आया वैदिक सभ्यता, वो हो गई ग्रामीण सभ्यता। तो क्या वहां पे नगरीय जो चिन्ह था वो गायब हो गया था? जी हाँ, वो नगरीय चिन्ह बिल्कुल गायब हो गया था। बिल्कुल का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नगर का चीज कुछ नहीं दिखता था, लेकिन इतना कम दिखता था कि उसे हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, किसे, वैदिक सभ्यता को। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुपालन का था, कृषि उनका सेकेंडरी चीज था, जिसे कि हम लोग गौन धंधा कहते हैं। मेन फोकस था पशुपालन पे आर्यों का, कृषि का उसके बाद था। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। देखिए, 10 मंडल है, दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा से सातवां जो क्या कहते हैं मंडल है, वो किसी खास गोत्र के ऋषि द्वारा कहा गया है। जैसे कि द्वितीय मंडल यह गृहसम्मत भार्गव के द्वारा कहा गया है, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठ भारद्वाज, और सप्तम मंडल किस ऋषि द्वारा कहा गया है? वो कहा गया है वशिष्ठ के द्वारा। आप लोग देखिए, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, अभी समझ लिए, जिंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे। एक और बात है कि ऋग्वेद का पाठ होत नामक पुरोहित करते थे। होत या होता, कहीं कहीं होत्र भी दिया गया है। कुछ भी नाम आएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने के लिए तो होगा नहीं, आप लोग को टिक लगाना होगा। ये होत आए, होता है, होत्री आए, आप लोग को टिक लगा देना है। हर बुक में अलग अलग लिखा गया है। कल के क्लास में भी बताया था कि जो हम लोग का एंशिएंट इंडिया है उसमें शब्द जो है कहीं कहीं चेंज होता है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि उस समय का हिस्ट्री जो है पूरी तरह से सही से लिखा लिखा गया है, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं है। सामवेद, ऋग्वेद के बाद हम लोग सामवेद देखते हैं। सामवेद क्या था? संगीत शास्त्र प्राचीनतम पुस्तक था सामवेद। इसका पाठ उद्गाटा या उद्गात नामक पुरोहित करते थे। थर्ड वन है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था? ये गद और पद दोनों में था। गद पद आप लोग समझते ही हैं, कविता कहानी, गद और पद। इसमें यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया था यजुर्वेद में। सामवेद क्या था? संगीत पे था। यजुर्वेद क्या था? यज्ञ की विधियों पे बल दिया जाता था। ये दो तरह के थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित अद्रवयु थे। देखिए, जितना भी वेद है, आप लोग को यह ध्यान रखना हो कि वेद किस लिए प्रचलित था, प्लस उसके पुरोहित का नाम क्या है। तो ऋग्वेद में आप लोग देख लिया, होता या होत्र, कुछ भी नाम होगा आप लोग उसको टिक करेंगे।
सामवेद में आपने देख लिया, देखिए यहाँ भी लिखा है उद्गाता या उद्गात, गात या गाता, क्योंकि हर बुक में अलग अलग लिखा गया, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है। अगर उद्गाता होगा तब भी आप लोग सामवेद लिखेंगे, उद्गात होगा तब भी आप लोग सामवेद ही टिक करेंगे। यजुर्वेद में क्या होगा, ऊर्ध्वयु हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज, ये जो तीन वेद है जो पहले है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे कहा जाता है वेद त्रयी। ये एग्जाम में बहुत बार आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी। कभी कभी आता है कि कौन सा वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आता है, आप लोग तीन को बताएंगे, कौन सा वेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। चार वेद है, कौन सा नहीं आएगा, जो चौथा है, चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। ये देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, आप लोग सुने होंगे अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है, बिल्कुल सही सुने, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संकलित है। और यह भारतीय औषधि तथा विज्ञान संबंधी जानकारी भी अथर्ववेद में मिलता है। ये चार वेद देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, इसको ध्यान से एकदम देखिए, जहां भी कंफ्यूजन हो स्लाइड पीछे जाए और बिल्कुल अच्छे से देखिए। हम लोग बस उसी चीज पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में आपको आने वाला है, इसलिए किसी भी चीज को बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल ना छोड़ें। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्टा में मिलती है। अवेस्टा क्या है, अवेस्टा ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य के बारे में बताया गया है, देखिए जो मैंने बताया था कि जो प्राचीन सभ्यता देखते हैं, चाहे भारत की हो या किसी भी देश की हो, उसके बारे में क्लियर कहीं नहीं लिखा गया। हम लोग बहुत सारी चीज अनुमान पे आधारित, अनुमान का मतलब क्या है, कहीं पर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अनुमान बताया गया, कहीं पे कोई क्या क्या कहते हैं कुछ चिन्ह मिल गया, उसके आधार पर अनुमान बताया गया है। उसी तरह से आर्यों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो एक जो मत, सर्वमान मत आता है, सर्वमान तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसपे ज्यादा वेटेज है वो ये है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ क्या है, कौन क्या बोल रहा है, तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बस एक ध्यान रखिए कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। जितना स्कॉलर है उतना अलग अलग मत है आर्यों के बारे में। अब इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि आर्य के प्रारंभिक इतिहास ऋग्वेद से मिलता है आर्यों के बारे में, क्योंकि सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, इनका इतिहास भी ऋग्वेद से पता चलता है। अब ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है, सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है, इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण नदी है पुरानी काल की सिंधु, उसके बाद है दूसरी नदी है सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण सिंधु, दूसरी महत्वपूर्ण सरस्वती। और इसके अतिरिक्त गंगा का भी उल्लेख ऋग्वेद में एक बार, यमुना का 3 बार हुआ है। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत बार टीसीएस में भी आया है। और यूपी, चूंकि यूपी पैट सिर्फ 2 साल से एग्जाम ले रहा है, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास नया नया आने वाला है। 2 साल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी आया नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। ये सब क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके चलिए कि किसी भी साल आ सकता है, इस साल भी आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन कि गंगा का कितना बार यूज हुआ है, गंगा का ऋग्वेद में 1 बार, यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में नदियों की संख्या 25 बताई गई है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के रूप में सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और दृष्टवती नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। हमारे योग विद्या चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूट्यूब पे आ रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जितना बच्चे को आप लोग शेयर करेंगे, जितना बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे, उनका भी फायदा है, प्लस हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। अभी आप लोग के क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। कुछ दिनों में हम लोग, हो सकता है कि 2-3 दिनों में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेने वाले हैं यूपी से संबंधित। उसके लिए आप लोग को ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद जितना भी टेस्ट सीरीज होगा वो आप लोग दे सकते हैं। राजनीतिक विस्तार देखते हैं, क्या है राजनीतिक विस्तार। पहला चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबायली समाज का बुनियादी इकाई है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सिंधु घाटी में मातृसत्तात्मक परिवार था, यहाँ पे चेंज हो गया, क्या हो गया, पितृसत्तात्मक परिवार हो गया है। कहाँ पे, वैदिक काल में। ऋग्वेदिक आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इसे पंचजन कहा जाता है। कौन कौन 5 कबीले था, ये था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव। 5 कबीला बिल्कुल याद कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है। कोई भी अलग अलग नाम दे देगा 5 के अलावा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन आर्यों का कबीला नहीं था। आर्यों का कबीला ये 5 था, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव। इसके अलावा कोई भी आएगा वो गलत होगा। इकाई देखते हैं किस तरह से बटा हुआ था। ग्राम, विष और जन उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों का समूह को हम लोग कहते हैं ग्राम, और ग्रामनी ग्राम का प्रधान होता था। विष कई गांवों का समूह होता था, इसका प्रधान विस्पति का। विष कई गांवों का समूह होता था, उसका हेड कौन था, विस्पति। जैसे आज के समय आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि
मुखिया, सरपंच ग्रामीण स्तर पे होते हैं, विधायक होते हैं, फिर सांसद होते हैं, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जो अलग अलग पोस्ट हायरकी होता है। ठीक उसी तरह से वैदिक सभ्यता में भी अलग अलग हायरकी होता था। गांव का कोई हेड होता था, गांव का हेड, जन, विश्व का समूह जन कहलाता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। एक हायरकी में है। हायरकी देखिए किस तरह से, हायरकी में आपको सबसे पहले गांव जो है, सबसे परिवार, परिवार के बाद बनता है ग्राम, ग्राम के बाद बनता है विश्व, और विश्व के बाद बनता है जन, और जन का हेड होता है जनपति, जिसे राजा कहा गया है। ये एक हायरकी में आप लोग इसे कागज में एक हायरकी लिख लेंगे तो आप लोग को याद करना बहुत आसान होगा। कभी भी पूछा जा सकता है कौन हायरकी में बड़ा ऊंचा नीचा था। बड़ा और नीचा का मतलब क्या हो गया कि अगर कहेगा क्रम से सजाने के लिए तो हमेशा ग्राम के बाद विश्व आएगा। ऐसा नहीं कि पहले विष आएगा फिर ग्राम होगा, क्योंकि कई ग्राम मिलके विष बनता है, कई विष मिलके जन बनता है। तो ये आपको कभी पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान रखिए। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बताते जा रहा हूँ, जिससे आप लोग को ध्यान रहेगा। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ। आप लोग सुने होंगे, काफी लोग सुने होंगे दशहरा युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था राजा भरत वंश था, उनके राजा का नाम था सुदास, और 10 राजाओं के मध्य हुआ था। ये 10 राजा कौन थे? ये 10 थे, 5 आर्य और 5 अनार्य। 5 आर्य कौन थे? जो अभी आपको मैंने बताया, कुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुर्गु। ये 5 आर्य थे, और 5 अनार्य थे। एक तरफ ये थे, दूसरे तरफ थे भरत वंश के सुदास राजा। इसे कहा गया दशहरा युद्ध कहा गया है। इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा युद्ध का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। और यह युद्ध क्यों हुआ था पता है? यह युद्ध पानी के लिए हुआ था। और आज तक कहा जाता है, ये कहा जाता है कि पानी के लिए लड़ने वाला पूरे विश्व में संभवतः ये सबसे पुराना युद्ध था, दशहरा युद्ध, जो कि पानी के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु था। देखिए 5 आर्य है, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रवु। इसमें 5 आर्यों में सबसे प्रमुख है पुरु। बाद में भारत और कुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल बन गया। अभी पूछा जा सकता है कि कुरु जो है किन 2 वंशों के मिलने से बना है? वो हो जाएगा भारत, और दूसरा हो जाएगा कुरु। ये दोनों मिलके कुरु वंश का बनते हैं। कुछ कुछ जो आज के समय में जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट, उस तरह से संस्था होती थी। वो क्या काम करती है उसे बता दूं। जो स्पर्श नाम की संस्था थी वो क्या करती, जनता की गतिविधियों को देखने वाला एक गुप्तचर होता था। स्पर्श आप लोग गुप्तचर के रूप में याद रखिए, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। मिलान करने के लिए पूछ देगा कि स्पर्श किससे संबंधित है, आप लोग बताएंगे गुप्तचर से। बृहस्पति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कुलुप परिवार का मुखिया होता था। विदत ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। पूछा जा सकता है कि सभा समिति और विदत ये सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? तो आपको बताना होगा विदत थी। सभा ये क्या थी? ये श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, उसे कहा जाता है सभा। समिति ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। तो विदत, सभा, समिति क्या थी ये भी आपको पता चल गया। देखिए स्पीड कुछ तेज रहेगा, कारण क्या है कि बहुत कम समय में आप लोग को बताना है। ज्यादा लंबा होगा तो इतना बड़ा टॉपिक आप लोग का फैक्ट का है, हिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट है। ये तो हिस्ट्री का एक पार्ट है वैदिक सभ्यता। इसलिए कोशिश है कि 40 मिनट के अंदर आप लोग का क्लास समाप्त हो जाए, जिससे कि आप लोग को रिवाइज करने में समय मिलेगा, दूसरा सेक्शन को देखने का भी समय मिलेगा। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं वैदिक काल की, कि आर्य समाज पृष्ठसत्तात्मक था। अभी आप लोगों को बताया कि पृष्ठसत्तात्मक समाज था, लेकिन नारी को मातृ रूप में बहुत सम्मान था। नारी का भी पूजा होता था, नारी को भी बहुत ज्यादा सम्मान था, बहुत अधिकार मिला हुआ था। लेकिन जो मेन रूप से वो संस्था पृष्ठसत्तात्मक समाज था वैदिक समय। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। जहां पे पृष्ठसत्तात्मक संस्था होगी वहां पे क्या होगा? पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था। वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा का पता चलता है। वर्ण व्यवस्था का भी चिन्ह दिखने लगता है वैदिक काल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट द्वारा वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देखिए हर जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, कुछ कुछ मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आप लोग को जानना होगा। जो महत्वपूर्ण बातें वो आप लोग को यहाँ पे बताया भी गया है। जैसे 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण की उत्पत्ति का पता चलता है। तो शुद्ध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष में मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन जो बच्चा इससे पहले भी
कोई भी एग्जाम दारोगा हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम दे रहा हो, इवन आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है या ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। आपको बिल्कुल वो याद रखना होगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब विवाह में के संबंध में बताया गया ऋग्वेद में कि समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, अंतरजातीय विवाह भी होते थे। देखिए पहले भी बताया हूँ अभी कि वहां पे औरतों को भी सम्मान मिलता था। नो डाउट कि समाज पितृसत्तात्मक था। अगर ये कहा जाए कि समाज का स्वरूप कैसा था तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं को अधिकार नहीं था, ये महिलाओं को दबा के रखा जाता था। इसलिए वहां पे बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। जहां पे बाल विवाह प्रचलित नहीं होगी इसका मतलब क्या है, वहां पे महिलाओं को सम्मान मिलेगा। जहाँ पे विधवा विवाह प्रचलित होगी इसका मतलब क्या होगा, वहां पर महिलाओं को सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पे बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, अंतरजातीय विवाह भी होता था। आगे हम लोग बताएंगे अनुलोम विवाह क्या था। आगे अंतरजातीय विवाह भी होता था। अब कुछ कुछ बताया गया है कि अमाजू किसे कहते हैं, अमाजू कहते थे कि जो अविवाहित रहने वाली स्त्रियां थी उसे कहा जाता था अमाजू। पर्दा प्रथा का भी उल्लेख नहीं मिलता है। जहाँ पे महिलाओं को पूरा छूट मिला हुआ है, ज्यादा आजादी मिला हुआ है, वहां पे न बाल विवाह होगा, वहां पे विधवा विवाह होगा, वहां पे पर्दा प्रथा बहुत कम या नहीं होगा। पुनर्विवाह भी होता था, बताया गया कि विधवाओं का पुनर्विवाह होता था। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई लिखाई भी लड़कियों को आजादी से करने की वैदिक शिक्षा दिया जाता था, आज की तरह नहीं। जिस समय वहां पे सबके लिए वैदिक शिक्षा था तो कन्याओं के लिए भी वैदिक शिक्षा थी। स्त्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। देखिए जितना भी आप लोग विशेषता देख रहे हैं ये क्या बताता है, ये बताता है कि महिलाओं को आजादी थी, महिलाओं को भी प्रॉपर सम्मान मिलता था। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ देगा कि किस तरह का समाज था, सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक, तो आपको बिल्कुल बताना होगा पितृ सत्तात्मक। आजादी थी लेकिन समाज का पितृ सत्तात्मक। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ये इसे एक चीज जरूर देखिएगा कि दास प्रथा का प्रचलन था ऋग्वेदिक काल में, इसका साक्ष्य मिलता है। आर्थिक जीवन क्या था, कृषि योग भूमि को कृषि योग भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, देखिए जैसे बताया कि उस समय में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और कृषि योग भूमि को क्या कहा जाता था, उर्वरा कहा जाता था। तांबे एवं कांसे का अर्थ में अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। कांसे और तांबे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में। उन्हें धातु कर्ण की जानकारी थी परंतु व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव का उल्लेख हुआ है। देखिए कौन सा अनाज का उल्लेख हुआ है, हो सकता है ये हम पूछे गेहूं चावल किसका, एक अनाज का उल्लेख हुआ है वो है यव। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व को केवल 3 ही शब्द प्राप्त है, उर्धर, धान्य और संपत्ति। ये सब किसके लिए यूज हुआ है, ये सब कृषि के लिए यूज हुआ है। ये कुछ प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है। जैसे उर्वरा किसे कहते हैं, जुते हुए खेत को कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा है, अगर मैं नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, आप लोग सबको देखिए। लांगर हल को कहा जाता है, जो मैं इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूं। सीता कहा किसे कहा जाता, हल से बनी हुई नालियों को सीता कहा जाता था। एक इसे देख लीजिए अवध, ये होता था कुआं। प्रजन, बादल को प्रजन कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितना 14 दिया गया है इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये जितना 14 है, चिन्ह नाम अभी का नाम क्या है, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक किसके लिए प्रयोग होता था ऋग्वेदिक काल में। आपको बताना होगा बैल के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग होता था। सिर्फ 14 है, बहुत सारा शब्द था। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आप लोग के लिए बताया जा रहा है। धर्म देख लेते हैं कि धर्म क्या था। हर जगह धर्म होता है, ऋग्वेद में धर्म क्या था। ये कुछ देवता है, आकाश के देवता क्या है, अंतरिक्ष के देवता क्या है, पृथ्वी के देवता क्या है, एक लिस्ट दिया गया, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। यहाँ पे नाम दिया गया, जैसे अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, ये एक नाम है। बहुत सारा नाम है, एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए। एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा। जैसे अगर ये पूछा जाए अग्नि, अग्नि जो देवता है उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, तो आपको बताना होगा पृथ्वी। अब सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद में इंद्र। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक काल में। उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त का प्रयोग हुआ है। देखिए ये किस किस देवता के लिए कितना सूक्त का प्रयोग हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक काल में, इसीलिए उनके लिए 250 सूक्त का प्रयोग हुआ है। उसे एक बार आप लोग ध्यान से देख लें, पूछा जा सकता है।
तो याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरे देवता अग्नि है। वैदिक काल में अग्नि देवता मनुष्यों के मध्यस्थ था। पहला इंद्र, दूसरा अग्नि और तीसरा वरुण। वरुण वरुण मतलब पानी, जल नदी का प्रतिनिधित्व करता था वरुण। देखिए, इंद्र पहला, अग्नि दूसरा, वरुण तीसरा। इसका सार बस यही है कि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण। ये मैं बता रहा हूँ ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वेद का 9वां मंत्र है, सोम को समर्पित है। सोम की स्तुति करता है 9वां मंत्र। मरुत क्या है? आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा जाता है। पर्जन, वर्षा के देवता को पर्जन। ऋग्वेद में एक मंत्र रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। शिव के लिए त्र्यंबक का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। कौन? कुशन। कुशन जो है, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। इसे ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि पूषण, क्योंकि पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और चेंज हो गया उत्तर वैदिक काल, जिसका समय का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। उस समय पूषण जो है पशुओं के देवता से चेंज होकर शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हो गए थे। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या है? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी है उत्तर वैदिक काल का समय काल। देखिए, इसमें इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ की रचना हुई, जितने उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इस सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। अब उत्तर वैदिक में पंजाब से जो एरिया है उत्तर वैदिक काल, वो पंजाब से बढ़ के कहाँ तक बढ़कर कुरुक्षेत्र तक हो गया था उत्तर वैदिक काल में। मतलब कुरुक्षेत्र मतलब पंजाब से आप बढ़ के जाइए, कुरुक्षेत्र का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया, वो सब ये दिल्ली से सटा हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में आ जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या है कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। कहीं कहीं गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं, ज्यादातर वहां पे राजतंत्र का, कहीं कहीं गणतंत्र के भी उदाहरण है। ये सब एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन प्रमुख राजा थे, जैसे विदेह के जनक। एक बार इसे सारा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में नियमित करों के बारे में पता चलने लगा था। अब जो 5 दिशा है उत्तर वैदिक काल में बताया गया है कि किसको क्या कहा जाता है। जैसे पूर्व दिशा में साम्राज्य था और उसके शासक को सम्राट कहा जाता था। जो पूरब की दिशा में जो शासन, जो अधिपति था, वो साम्राज्य के नाम से था और उसका जो हेड था, मतलब शासक था, वो सम्राट कहलाता था। इसी तरह से पांचों पूरब, पश्चिम, उत्तर और मध्य, ये 5 दिया गया है। इसमें आपको देखना होगा कि क्या कहलाता था शासन प्रणाली, और शासक जो हेड है वो क्या होते थे। जैसे अभी कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट, उस समय के जो हेड ऑफ स्टेट थे वो क्या कहलाते थे। जैसे मध्य देश, जो मध्य है, उसका राज्य कहलाता था। जो शासन प्रणाली, वो राज्य कहलाता था, हेड थे उनके राजा। इसी तरह से 5 दिया गया, आपको पांचों अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इस समय बहुत सारे यज्ञ होते थे उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन यज्ञ थे उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं। राजसूय यज्ञ, ये क्या था? ये राज्याभिषेक हेतु होता था, जिसे कहते हैं राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता था आप लोग सब जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? घोड़ा को छोड़ दिया जाता, अब घोड़ा जहां जहां जाता था वो सब एरिया उस राजा का हो जाता था। अगर घोड़ा को किसी ने पकड़ लिया, कोई राजा पकड़ लिया है, तो उसे, जो जो राजा घोड़ा छोड़ा है, उससे युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी, इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। अग्निष्ठोम, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/6 भाग मिलता था। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए। वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह नियमित कर हो गया। ये अंतर हुआ है। ऋग्वैदिक काल में जो इच्छा से देने वाला करता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो कंपल्सन हो गया, मतलब आपको वो कर, बलि कर जो वो देना ही पड़ेगा। सामाजिक संगठन क्या थे? ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण या उपनिषद का नाम बताऊंगा, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज दिया गया वो आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में और क्या क्या होता था, आपको बस ये ध्यान रखना है कि चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किसमें मिलता है, तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया। ध्यान रखिएगा, द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते थे ये पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों आते थे द्विज के अंतर्गत। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, इन तीनों का उपनयन होता था।
उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई, फिर गोत्र बहुविवाह की प्रथा का आरंभ हुआ। गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। सबसे पहले चारों चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? सबसे पहले वो मिलता है जाबलोपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रम का विवरण मिलता है। आर्थिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो इस समय जो है सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, कृषि की 4 क्रिया क्या-क्या है? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये चारों क्रियाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिला है। साथ ही साथ वैदिक काल में लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला था। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृतवान स्थलों पर भी पाई गई है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु समान लेन-देन अभी भी व्यापार में लेन-देन के लिए बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। देखिए उत्तर वैदिक काल में मुद्राएं तो आने लगी थी, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे से एक्सचेंज के लिए, खरीदारी के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है, अगर मैं आलू आपको दूंगा तो आप मुझे चावल देंगे। ये होता था उत्तर वैदिक काल में कम रूप में। मुद्रा आ गई थी, लेकिन अभी भी ज्यादातर इसी का प्रयोग होता था। निष्क, शतमान, पाद, औसनल, ये सब माप की भिन्न-भिन्न इकाइयां थी। निष्क क्या था? याद होगा ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था एक आभूषण था, लेकिन इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल में यह मुद्रा के रूप में प्रचालित होने लगी निष्क। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के 2 प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का पहले जैसा महत्व नहीं था, वो महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा। आप देखते होंगे कि देवता का भी महत्व समय-समय पे चेंज होता है, जगह-जगह पे चेंज होने लगता है। जिस जगह जो देवता, जैसे वैष्णो देवी माता का ज्यादा पूछ होता है, कहीं पे दूसरा का ज्यादा होता है, तो ये उसी तरह से जो देवता थे इंद्र और अग्नि, उनका जितना वैदिक काल में महत्व था, उत्तर वैदिक काल में उतना नहीं था, वो कम हो गया था। वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता था को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रजापति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रजापति ने ले लिया। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण किनका स्थान था? वो था इनका। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, इनको सृष्टि के निर्माता के रूप में जाना जाता है, प्रजापति को। ये दर्शन है, ये प्रवर्तक है, इसे भी आप लोग देख लिए कौन से दर्शन के कौन से प्रवर्तक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। पशुओं के देवता रुद्र इस काल में एक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। रुद्र पहले पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में इनकी पूजा शिव के रूप में होने लगी। विष्णु का सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो है शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के रूप में प्रचलित थे कौन? पूषण। इस काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हो गए। मुंडकोपनिषद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ? ये उल्लेख हुआ है सतमें जयते में। सतमें जयते का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? मुंडकोपनिषद। हम जो सतमें जयते को लिए हुए हैं हमारे अशोक अशोक स्तंभ में, वो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। वहां पे सतमें जयते लिखा गया है। यज्ञ विद्या को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना भी हम लोग आपके लिए सेशन लेके आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे, आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ यज्ञ विद्या ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता हम लोग ने अभी उसके डिस्क्रिप्शन को समझ लिया है। क्या वैदिक सभ्यता ये आप लोग ने समझ लिया। अब मुझे पूरा आशा है कि जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन जान रहे होंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, फिर उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। वैदिक संस्कृति का काल कब है? अभी हम लोग ने पढ़ा है, ध्यान होगा कब है ये वैदिक संस्कृति का काल। ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब है? ये है 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए आप 2 साल का सबसे आसान तरीका है कि ये सेशन आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस साल भी क्वेश्चन इसी से आने वाला है, ये निश्चिंत रहे। बस जो क्वेश्चन बताया जाता है 50 क्वेश्चन हर टॉपिक का, उसे ध्यान से देखिए। टॉपिक पे जो चर्चा होता है उसको भी ध्यान से देखिए।
हार्ड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्यों है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? क्योंकि शुल्ब सूत्र में ज्यामिति के बारे में बताया गया है और वैदिक गणित जो ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग अगर पूछा जाएगा तब हम लोग उसमें चूज करेंगे, शुल्ब सूत्र को चूज करेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीन है, तो वैदिक युग की संस्कृति सबसे प्राचीन ऋग्वेद के बारे में सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? संख्या है 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद के अलावा बाकी के 3 वेद वेद त्रयी या त्रयी के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन सा ग्रंथ वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अभी बस तुरंत लास्ट में बताया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय इनका पशुपालन था। बताया गया कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, कृषि गौण व्यवसाय था। सबसे प्रमुख पशुपालन था। बच्चों आप लोग प्लीज मुझे बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा आप लोग को एक बार में बहुत ज्यादा क्वेश्चन या डिस्क्रिप्शन हो आपके सामने आ जा रहा है? आप लोग बताएं, उसी आधार पर हम लोग आगे का प्लान करेंगे। जहां पे कंफ्यूजन हो कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे अवेलेबल है। आप अपना कीमती फीडबैक जरूर दें। संगीत, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है? तो ये है सामवेद। अभी बताया था कि संगीत के बारे में सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा की गई है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? यह है मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। विष्णु भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ये आप लोग आराम से इसे सही कर सकते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। गाय सबसे ज्यादा पूजनीय था, इसीलिए गोधन जो है गाय सबसे महत्वपूर्ण पूंजी कर सकते हैं या कीमती कीमती क्या कहते हैं रूप में कर सकते हैं, वो क्या थी? गाय। गाय की किसी भी रूप में गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद के किस मंत्र में शुद्ध का उल्लेख पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है 10वें मंत्र में शुद्ध का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपको पता होगा 18 है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना। वैदिक लोग सबसे ज्यादा प्रकृति की पूजा पे विश्वास करते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है? पुरंदर शब्द सबसे ज्यादा यूज हुआ है किसके लिए? सबसे ज्यादा नहीं, किनके लिए यूज हुआ है? इंद्र के लिए। और इंद्र कौन थे? आपको ध्यान होगा कि इंद्र को वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाना जाता है। इनके लिए पीछे आपने देखा होगा कितना सूक्त का उल्लेख हुआ है। इनके लिए 250 सूक्त का उल्लेख हुआ है इंद्र के लिए। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी आपको बताया ज्यामिति से संबंधित है। अस्मो अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया? ये लिया गया है ऋग्वेद से। सतमें जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अस्तोमा सदगमय ये कहां से लिया गया? ये लिया गया ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आपको मैंने बताया कि जो वैदिक काल था वो पंजाब तक सीमित था। उसके बाद उत्तर वैदिक में क्या हुआ? पंजाब से वो आगे आते आते कुरुक्षेत्र में तक आ गए। ये आपको बीच में बाइफरकेट हुआ है, आपको ये भी समझना होगा कि उनका विस्तार कैसे कैसे होने लगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इनके प्रतिपादक है उलूकनाथ। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। देखिए पीछे जो चार्ट दिया गया उसको बिल्कुल पढ़ लीजिए, कभी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा। इसके प्रतिपादक कौन है वो आप देख लीजिए, उसमें कभी भी क्वेश्चन आने का चांसेस बन जाता है। वेदांता ये उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। बदरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवा मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दशहरा युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये लड़ा गया फड़ुसनी नदी के तट पे दशहरा युद्ध लड़ा गया है। फिर मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा ज्यादा बच्चे जो है यज्ञ विद्या से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को भेजें, जिससे कि जितना भी हम लोग का क्लास होगा आप लोग के लिए उसे आप लोग देख। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6। अभी हम लोगों ने देखा है कि राजा को 1/6 भाग राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? सबसे पहले गायत्री मंत्र यह
देवी सावित्री के बारे में किस मंत्र ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचलित किया, किसने न्याय दर्शन को प्रचलित किया? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क माने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। निष्क के बारे में हम लोग अभी क्या देखे थे कि ऋग्वेदिक काल में निष्क स्वर्ण आभूषण के रूप में जाना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या हो जाता है? ये मुद्रा के रूप में जाने लगा। तो अगर आपसे प्राचीन भारत पूछा जाए, प्राचीन मतलब है सबसे पहले, तो प्राचीन का मतलब ऋग्वेद हुआ कि उत्तर वैदिक हो? ऋग्वेद होगा। तो अगर प्राचीन भारत पूछेगा निष्क, तो हम लोग हमेशा देंगे स्वर्ण आभूषण। अगर पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में निष्क किस लिए जाना जाता था, तो मुद्रा के रूप में। ये निष्क है, लेकिन दो अलग अलग रूपों में जाना जाता है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि पूछा क्या जा रहा है, ऋग्वेदिक काल पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद किस पे पुस्तक है? ये पुस्तक है दर्शन पे उपनिषद लिखा गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी? सिंधु। अभी आपको नदी जहां बताया गया वहां पे बताया गया कि सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में वर्णित है। उपनिषद काल के राजा राजा अस्पति कहाँ के शासक थे? केकई के। मैंने पीछे बताया है उत्तर वैदिक के एकदम शुरुआत में कुछ राजाओं के बारे में दिया गया है। मैंने बताया कि स्लाइड्स बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन से राजा कहाँ के शासक थे। तो राजा अस्पति ये कहाँ के शासक है? केकई। उसके अलावा काशी, पंचाल और विदेह इसके भी राजा का वर्णन वहां पे दिया गया है। आप लोग बिल्कुल स्किप न करें, उसे भी पढ़ लें। कपिल मुनि द्वारा प्रस्तावित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? कपिल मुनि के द्वारा ये थी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को सबसे पहले प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया है। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिला है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से है? यह है चिकित्सा पे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ये थी गणतंत्र की प्रणाली। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य सबसे प्राचीन विचारधारा है, जिसे आरंभिक भी कहा जाता था। आरंभिक विचारधारा या प्राचीन विचारधारा। किस वेद में जादुई माया व वशीकरण तथा आयुर्वेद का वर्णन है? अथर्ववेद में। बताया था कि अथर्ववेद जादू टोना भूत पिशाच इससे संबंधित है, ये हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? शुरू में बताया गया है 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद और पद दोनों रूप में, मतलब गद और पद दोनों रूप में है? यजुर्वेद। आपके नोट्स में क्लास अगर आप देखेंगे सब ये चीज वर्णित है। सभा और सभापति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में है? इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। ऋग्वेद वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? प्राचीनतम संस्था है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। देखिए सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। बस क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ये, और कि अगर आप लोग वीडियो को बस ओपन करके सुन ले तब भी आप लोग को 50 क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ जाएगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ है उत्तर वैदिक का। अनुलोम विवाह क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट। अनुलोम विवाह क्या है? ध्यान देखिए। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ये होता है अनुलोम विवाह। जब पुरुष उच्च वर्ण का है, एग्जाम्पल के लिए अगर पुरुष ब्राह्मण है और महिला शूद्र है, तो उसे कहेंगे अनुलोम विवाह। जब पुरुष उच्च वर्ण का है और नारी निम्न वर्ण का, तो उसे कहेंगे अनुलोम विवाह। इसका उल्टा प्रतिलोम विवाह, ये क्या होता है? ये होता है जब नारी उच्च वर्ण की होती है। प्रतिलोम विवाह का मतलब है जब नारी उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का होता है, तो इसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। जैसे अगर नारी क्षत्रिय है, पुरुष शूद्र है, तो इसे कहेंगे प्रतिलोम विवाह। ये दोनों जरूर रखिए, कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एग्जाम में देखिए अनुलोम अविलोम, अनुलोम प्रतिलोम ये आ सकता है, इस क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। अनुलोम क्या होता है? ध्यान रखिए, अनुलोम, अनुलोम मतलब पुरुष ऊपर नारी नीचे। प्रतिलोम नारी ऊपर पुरुष नीचे। बिल्कुल आसान है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? जव के लिए वैदिक युग में यव का ही उल्लेख हुआ है। ये आज के 50 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक संस्कृति के बारे में समझा। तो जितना आज मैं आपको बताया हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके यूपी पैट के लिए, एसएससी के लिए, दारोगा के लिए, इससे रिलेटेड जो एग्जाम आता है उसके उससे वैदिक सभ्यता में इससे बाहर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन आया आप लोग खुद जाके देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं, चाहे पेट का आप उठाते हैं, दारोगा का उठाते हैं, एसएससी का उठाते हैं, किसी का भी क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर वैदिक संस्कृति का इससे बाहर जाते हो प्लीज कमेंट करके बताएं सर ये क्वेश्चन इससे बाहर आया है। अभी मैंने सिंधु घाटी बताया, वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृति बताया।
इन दोनों से आप लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी एग्जाम हुआ, आईएएस को छोड़ के, पीसीएस को छोड़ के, जो भी एग्जाम हुआ है, चाहे दरोगा का हो या टीचर का हो या कैट का हो, एसएससी का हो, आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। सब आप लोग को अब क्या करना है, आप लोगों को ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सिर्फ 40 मिनट का ये वीडियो होगा, इसे देखना है, सिंधु घाटी को देखना है अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने मिस कर दिया है, और बार बार देखना है। जहां पे कंफ्यूजन होगा पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर देखिए। 2-4 बार करेंगे सारा क्वेश्चन। देखिए 50 क्वेश्चन सिंधु घाटी में हो गया, आज 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के मालिक आप बन जाएंगे, मतलब उस पर आपका हक हो जाएगा। वो क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हम लोग फिर जुड़ते हैं नए सेशन के साथ। बाय बाय।